किसी ने सही कहा है, सपने जरूर देखें, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते जो सपने देखते हैं। नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पे। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ एक बेहद ही खास शख्सियत जुड़े हैं। उन्होंने एक ऐसा सपना देखा, 13 साल तक उस सपने के बीज संजोई और आज वो आरपीएससी के रिजल्ट के तौर पे हम सभी के सामने है। हमारे साथ आज इस इंटरव्यू सेशन में हनुमान बेनीवाल जी, जिन्होंने आरपीएससी में रैंक 76 हासिल की है एंड ही इज ऑल सेट टू बिकम एसडीएम। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्टडी आईक्यू पे। जी मैम, सबसे पहले तो मेरा आपको नमस्कार और स्टडी आईक्यू परिवार को भी मेरा नमस्कार कि आपने मुझे मंच प्रदान किया और मेरी इस स्टोरी से मेरे कोई भाई और जो अभी युवा जो तैयारी कर रहे हैं वो इंस्पायर होंगे, तो मुझे ये मंच देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी के बारे में मैं बता दूं तो ही इज राइट नाउ सर्विंग एज कांस्टेबल इन राजस्थान पुलिस। 13 साल से वो इस सर्विस में है, लेकिन एक सपना एसडीएम बनने का, उन्होंने वो सपना देखा और वो सपना पूरा भी किया। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है सर आपकी। मैं शुरुआत इसी से करना चाहूंगी। 13 साल तक आपने किस तरीके से अपना मोटिवेशन कंसिस्टेंट रखा एसडीएम बनने के लिए, आरपीएससी एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए? जी मैम, जैसा आपने बताया 13 साल तो बिल्कुल सही है कि मैं अप्रैल 2008 में जिला सिरोही से एज ए कांस्टेबल भर्ती हुआ था। और उसके बाद में मुझे क्या शुरू से ही एक ये था कि 10वीं 12वीं में अच्छे परसेंटेज बने, तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं मुझे जो प्रशासन में जाना चाहिए। और मेरे गुरुजी थे, उन्होंने भी कहा कि आप में एबिलिटी है, लेकिन हर किसी व्यक्ति की अपनी परिस्थितियाँ रहती है। मेरी भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रही। उस समय ऐसा था कि हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि में ये होता है कि आपको एक बार तुरंत नौकरी ज्वाइन करना है, कुछ भी छोटी बड़ी नौकरी आप ज्वाइन कीजिए। तो मैंने भी कांस्टेबल ज्वाइन किया, लेकिन उसमें मैंने जो सपना था उसको हमेशा जीवित रखा कि मुझे बनना तो एसडीएम है, लेकिन अभी कांस्टेबल के रूप में मैं सेवा करूं। तो सबसे पहले जो मोटिवेशन की बात जो आपने बताई, तो उसमें शुरू से ही मेरा एक तो सपना था। दूसरा, बीच बीच में गुरुजनों ने मेरे को, साथ ही मेरे जो साथी थे, उन्होंने भी कहा कि तुम में एबिलिटी है, आप कोशिश कीजिए, आपका हो जाएगा। हम अभी बात कर रहे थे कि किस तरीके से आपने अपने आप को मोटिवेटेड रखा, कंसिस्टेंट रखा इन 13 सालों में। लेकिन 13 साल आपकी जिंदगी का जब आपने ऑलरेडी एक सर्विसेज में दिया है, वो काफी बड़ा होता है। आप ऑलरेडी सिस्टम का पार्ट थे। क्या वो मोटिवेशन था जब आप और अफसर को देखते थे, एसडीएम्स को देखते थे कि हाँ शायद इस लेवल तक जाना है, इस पोस्ट तक जाना है? जी मैम, बिल्कुल। जहाँ मैं देखता था कि कोई एसडीओ है, उनको जो पावर होते हैं और समाज के लिए कुछ कर सकने के जो पावर है, प्लस वो सेवा कर सकते हैं। और मेरे जैसे जो आर्थिक दृष्टि से ठीक ठाक है स्टूडेंट्स है, उनके लिए कुछ हेल्प कर सकते हैं, उनको गाइड ही कर सकते हैं। तो मुझे भी लगा कि मैं इस पद पर जाऊंगा तो मेरे जैसे और भी लोगों को गाइड कर पाऊंगा, मोटिवेट कर पाऊंगा। तो इसका सबसे बड़ा योगदान ये रहता है कि आप कहीं फील्ड में हैं। मैं जैसे पुलिस में कांस्टेबल हूँ, तो प्रशासन से पुलिस का भी सीधा लिंक होता है, तो कहीं ना कहीं हमें मुलाकात होती रहती है। तो मैं हमेशा क्या होता, कोई एसडीएम को देखता था, तुरंत उनके पास में जाके बात करने की इच्छा होती कि सर आपने क्या पढ़ा था, आप मुझे भी बताइए। और जो डिसीजन पावर होते हैं, तो उनमें कई लोगों की सेवा कर सकते हैं। तो मुझे मोटिवेट के रूप में अधिकारियों को देख के भी मोटिवेट होता रहा। ये इनका भी योगदान रहा। अब फाइनली जिस चीज की आप तमन्ना रखते थे वो चीज आपके सामने है, साथ है। कैसी फीलिंग है अब? जी मैम, फीलिंग के बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं थोड़ा सा एक वाक्य बताऊंगा कि मेरा क्या है कि मैं थोड़ा ऐसे लक में विश्वास करता हूँ। तो मेरा एक मित्र है, उनको मैंने कहा था कि भाई आप मेरा मेंस का रिजल्ट आपने देखा है और इंटरव्यू का फाइनल रिजल्ट भी आप देख के बताएंगे मुझे। तो उन्होंने मुझे जब फोन किया तो मतलब खुशी से आंसू आ गए, क्योंकि एक 13 साल का जो सपना था वो मेरा पूरा हुआ। और मुझे कितनी खुशी हो रही है इसमें, इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बिल्कुल, जब सपना पूरा होता है तो वो खुशी जो महसूस करते हैं वो बयां नहीं हो सकती है। अ, मैं ये चीज जानने में बहुत ही क्यूरियस हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी पुलिस में थे। कांस्टेबल की जॉब ऐसी होती है कि आपको कभी भी ड्यूटी की बुलावा आ सकता है। कैसे आप अपनी जी पढ़ाई को टाइम मैनेज करते थे? प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है जो आपकी लाइफ से हम जानना चाहते हैं, आपकी प्रिपरेशन जर्नी से जानना चाहते हैं। जी मैम, बिल्कुल। पुलिस में एज ए कांस्टेबल के रूप में एक 24 घंटे का शेड्यूल रहता है। वो उसमें कोई फिक्स नहीं है कि आपका 24 घंटे ड्यूटी पे माना जाता है कांस्टेबल हमेशा।
लेकिन कई कई बार ऐसा होता है कि हाँ ठीक है 24 घंटे ड्यूटी नहीं आते, लेकिन कभी भी आ सकती है। तो इसके लिए मैम एक सबसे बड़ा जो कारण था उसका, मेरा जो अभी मैं जहाँ पोस्टेड हूँ उसमें एक शिफ्टिंग सिस्टम है। जयपुर मेट्रो में कमिश्नरेट, जयपुर कमिश्नरेट के तहत जयपुर मेट्रो में था, लेकिन बीच बीच में वहां पर भी ड्यूटी आ जाती थी। तो जो मेट्रो के स्टाफ थे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और जो शिफ्ट सिस्टम था उसमें भी जो लगातार 2 महीने रहती थी, तो वो एक हेल्पफुल मेरे लिए साबित हुआ। बाकी परिवार का जो साथ हमेशा रहा ही रहा, और साथ ही साथ जो पुलिस परिवार का भी साथ रहा, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने उनको लगा कि ये कुछ कर सकते हैं, तो उनकी थोड़ी बहुत हेल्प जो हमसे हो सकती है वो की जाए। अब थोड़ी सी हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। स्ट्रैटेजी बनाना बहुत जरूरी होता है एग्जामिनेशन के लिए। वो स्ट्रैटेजी आपके लिए क्या थी और कैसे उसने काम किया आपके लिए? जी मैम, स्ट्रेटजी की जो सबसे बड़ी बात है वो मेरा एक लक ये रहा कि मैं जैसे पहले, जैसे मैंने बताया कि सिरोही से मैं भर्ती हुआ, उसके बाद में 2015 में मैं जयपुर आ गया था। तो जयपुर में आने के बाद में मेरे 3-4 मित्र थे, वो बाद में मिले मुझे, उनके साथ रह के मैंने तैयारी की। और जो सबसे बड़ी रणनीति की बात बताऊं तो मुझे, मैंने ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, और मैंने गलतियां कर करके सीखा। मुझे पहले अटेम्प्ट मेरा जैसे प्री हो गया, लेकिन मेंस नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि कुछ कमी आ रही, वो मैंने दूसरे अटेम्प्ट में सॉल्व की और उसको अच्छे से किया। मेरे फिर लगा कि कुछ कमियां और रही है, तो तीसरे अटेम्प्ट में उन कमियों को पूरा किया। दूसरा सबसे बड़ी बात जो है ये है कि टेट सीरीज मेरा मैंने ज्वाइन किया था, प्री और मेंस दोनों का। तो वो बाकी बहुत हेल्पफुल साबित हुआ, और दोस्तों के साथ रह के पढ़ाई करने का और टेस्ट सीरीज का बहुत फायदा हुआ। और मैं मेरे मित्र जो अभी साथी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक सलाह ये जरूर देना चाहूंगा कि आप अपने जैसे 3 या 4 मित्र साथ में रह के तैयारी करें, और टेट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। कहीं से भी कीजिए, आप टेट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। तीसरा अटेम्प्ट था आपका और आपने गलतियों से सीखा है। अब कितना जरूरी है गलतियों से सीखना, और उन गलतियों को पहचानना उससे भी ज्यादा कितना जरूरी है? जी मैं बिल्कुल, ये बात सही है कि मेरे भी कहीं न कहीं जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मैंने गलतियां पहचानी, लेकिन उनको रेक्टिफाई करके मैंने रेक्टिफाई नहीं कर पाया, तो एक अटेम्प्ट और ज़्यादा लगा। लेकिन मैं मेरे एक इसमें बात और ऐड करना चाहूँगा मैं, कि मैंने गलतियों से सीखा है, लेकिन जो भाई अभी देख रहे हैं तो वो, मैं उनके लिए एक बात कहूँगा कि आप गलती करके मत सीखो। अपने जो सीनियर्स है, अपने जो भाई जो अभी तैयारी करके बने हैं, वो जो बात बताते हैं, उन्होंने वो बातें पहले गलती करके सीखी है, तो आप उनसे सीखेंगे तो बेहतर है। तीनों अटेम्प्ट्स को मिला के हम पूछें आपसे तो अ, जो आखिरी अटेम्प्ट था उसमें आपने गलतियों से सीखा और क्या स्ट्रैटेजी बनाई प्रीलिम्स और मेंस की? हम कहते हैं इंटीग्रेटेड पढ़ाई करनी चाहिए। हाँ जी मैम, तीसरे अटेम्प्ट में जो मैंने जैसे बताया था पूर्व में भी, कि एक तो प्री का जो सिलेबस था उसको, एक तो सिलेबस को हमेशा मैं मेरे साथ रखता था, और प्री और मेंस का, तो प्री के साथ साथ मैंने ये पहला जो प्रथम पेपर है मेंस का उसको भी तैयार किया, साथ ही जो फोर्थ पेपर था उसको तैयार किया। प्री में मेरा तीसरा अटेम्प्ट बहुत अच्छा स्कोर था, 123 पॉइंट कुछ समथिंग मार्क्स थे मेरे। और उसमें भी ये रहा कि टेस्ट सीरीज का योगदान रहा। साथ ही साथ जो सिलेबस में जो भी टॉपिक था उसको मैंने हर टॉपिक को 3-3 बार कम से कम पढ़ा था। हर टॉपिक को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना ये बहुत जरूरी है, और जो सिलेबस है वो आपको अच्छे से देखना है, और सिलेबस को कंप्लीट करने में आपका सारा ध्यान और सारा जोर होना चाहिए। अब जी थोड़ा सा बिल्कुल। मेंस में बात करते हैं। मेंस में अलग अलग डिफरेंट जीएस के पेपर्स होते हैं और लैंग्वेज पेपर्स, तो हम शुरुआत लैंग्वेज पेपर से करना चाहेंगे। कैसे लैंग्वेज पेपर की तैयारी आपने की? हाँ जी मैम, लैंग्वेज पेपर का जो फोर्थ पेपर है इसको मैंने प्री के साथ में, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में कुछ जो विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, वन वर्ड है, ये जो है इनमें थोड़ा बार बार पढ़ने से ही होता है वो, तो ये मैंने प्री से ही साथ में लेके चला। और दूसरा जो मेंस में डिस्क्रिप्टिव पूरा है लैंग्वेज में, उसका बार बार प्रैक्टिस किया, और मैंने 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, उसका मुझे फायदा हुआ। साथ ही साथ मेरे मैं हम 4 जनों का हमारा ग्रुप था, तो उन ग्रुप में श्री शैतान सिंह जी यादव है, वो वर्तमान में अभी तहसीलदार है, और श्री लालचंद जी यादव है, वो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है, और श्री हरिशंकर जी है, वो अभी एचएम है। तो मेरा भी एक सौभाग्य रहा कि उन ऐसे दोस्तों का मुझे साथ मिला, और दोस्तों के साथ में उन्होंने हमेशा मेरी जो कमियां थी वो रेक्टिफाई करके मुझे बताई। साथ ही साथ कोचिंग सेंटर में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर था उसको लिखने के बाद में मुझे कुछ कमियां मुझे खुद को दिखी, कुछ बताई, तो इससे बड़ा फायदा हुआ। अलग अलग जीएस के पेपर्स की बात करें तो जीएस के पेपर्स में किन बातों का ध्यान रखना है?
हाँ जी मैम, अभी जो आरएस का सिलेबस है उसमें जीएस के पेपर 3 हो रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में। तो उसमें सबसे बड़ी बात जो है ये, एक तो मैं एक सलाह हमेशा ये देना चाहूंगा कि जो फर्स्ट पेपर है आप एक प्री के साथ में एक पेपर जरूर कीजिए, जीएस का और लैंग्वेज का। 2 पेपर आप करोगे तो फिर मेंस में आपका 2 पेपर का इतना होगा, तो आप पर इतना ज्यादा आप टेंशन में नहीं आएंगे। दूसरा, फर्स्ट पेपर में जो रणनीति है वो हिस्ट्री है और इकोनॉमिक्स है और कुछ छोटे पोर्शन जो अभी जोड़े हैं, उनके लिए छोटे पोर्शन को बाद में लिया जा सकता है और बड़े पोर्शन को आप रेगुलर उसको कंटिन्यू लिखने की प्रैक्टिस करें। सेकंड पेपर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो और जो छोटे पोर्शन है उनको भी ऐसे ही करें। और थर्ड पेपर में जो पॉलिटी और पवेड का पोर्शन है, उसमें एक बार कहीं से भी नोट्स लाके उसमें आप एड ऑन करते रहें, साथ ही साथ लिखने की प्रैक्टिस जरूर करें। मेरी ये गलती 2000 जो पिछले 2 अटेम्प्ट थे उसमें ये गलती जरूर रही कि मेंस में मैंने लिखा नहीं, क्योंकि उसका सीधा कारण था कि मैं डरता था कि मैंने पेपर लिखा और मेरी रैंक बिल्कुल नीचे आ गई तो फिर मैं डिमोटिवेशन होगा, मतलब ऐसे निराशा हो जाएगी। तो ये मेरा एक कमी रही। लेकिन ऐसा नहीं है, आप पेपर जरूर लिखिए और प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ जो किताबें हैं, बुक्स है, आप बुक्स को एक बार किसी सीनियर से पूछ लीजिए या फिर अभी किसी का सिलेक्शन हुआ उनसे पूछ लीजिए, अपने गुरुजी से पूछ लीजिए। सभी जो बुक्स बताते हैं अच्छी बताते हैं। एक गुरुजी पर, सीनियर्स पर जो सिलेक्टेड हैं उन पर, किसी पर एक भरोसा करके एक किताब को आप 3 बार पढ़िए। मैंने पिछले 2 अटेम्प्ट में ये गलती जरूर की थी कि मैं हर हर किसी से पूछता था ऐसे भाग के कि वो सिलेक्शन हो गया, सर आपने कौन सी किताब पढ़ी थी, सर आपने कौन सी किताब। जो अपनी अपनी अलग अलग रणनीति होती है, सभी ने अच्छी बताई, लेकिन मैं वो किताबें लाता रहा और पढ़ पढ़ नहीं पाया। तो एक किताब लाइए, उनको 3 बार पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा मेंस के लिए लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। अपने दोस्तों के साथ लिख लीजिए, कह दिया कि आज मैंने ये टॉपिक पढ़ा, आप एक प्रश्न दीजिए, मैं लिख के देता हूँ, आप चेक कर लीजिए। और मेंस और टेस्ट सीरीज, मेंस की सबसे बड़ी रणनीति ये है। आप लगातार ये मेंशन कर रहे हैं कि मेंस में आंसर लिखना बहुत जरूरी है। मेंस का जी पूरी रणनीति ही आप किस तरीके से आंसर लिखते हैं, कैसे एग्जामिनेशन में प्रेजेंट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने मेंस के आंसर को सबसे अलग कैसे बनाएं, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी एक जैसी सोर्सेज को रेफर करते हैं। हाँ जी मैम, बिल्कुल ये बात सही है कि अभी कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो लगभग सभी पढ़ते हैं, जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स है और भी कुछ गाइडें हैं और कुछ कई कोचिंग्स हैं, उनके नोट्स बहुत अच्छे हैं, तो उनको सभी पढ़ते हैं। मैंने भी पढ़ा है और बाकी और भी मेरे साथी जो अभी सेलेक्टेड हुए हैं, बहुत अच्छी रैंक है उनकी, उन्होंने भी पढ़ा। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बात है, एक तो मैंने पॉइंट वाइज लिखा, जो भी जैसे कोई भी प्रश्न था उसको हमेशा पॉइंटों में लिखा। दूसरा, जो मुझे लगा कि ये बात को मेंशन अलग से करना है तो उसको अंडरलाइन किया या इन्वर्टेड कॉमा में कर दिया। ये पॉइंटों में लिखना, इन्वर्टेड कॉमा में करना, प्लस अंडरलाइन करना, ये मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उसमें मेरे प्लस हुए हैं। दूसरा, ज्योग्राफी में मैप का मैंने मेंशन किया, जो 2 नंबर का क्वेश्चन भी था उसमें भी छोटा सा मैप साइड में बना दिया था। मुझे उसे लगता है कि कम से कम आधा नंबर तो मिला ही मिला होगा, तो 5-10 क्वेश्चन में तो 5 नंबर ये ऐड हो गए। तीसरा, जो भी पढ़ा मैंने उसको एक बार पढ़ने के बाद में पहले लिख के एक दोस्त से चेक करा लिया, फिर और किसी से चेक कराया कि उन्होंने बताया कि ये थोड़ा ठीक है, इसमें ये किया जा सकता है। मेरे गुरुजी है श्री महेंद्र सिंह जी भाटी सर, उनसे मैं एक बार कॉपी लेके गया था 2016 की, तो उन्होंने कहा कि हनुमान तूने यहाँ गलती किया, ये गलती किया, ऐसे मत लिख, लिखा तूने अच्छा है लेकिन इसी को थोड़ा ठीक करके पॉइंट में लिख दे। डायग्राम्स बना, कुछ ऐसे होते हैं कि आप गोला बना के बीच में लिख के तीर तीर में दर्शा सकते हैं, कुछ पॉइंट्स में लिख सकते हैं, कुछ डायग्राम बना सकते हैं। तो किसी भी उत्तर को आप जो लिख रहे हैं तो एक सीधा मत लिखिए कि कोई क्वेश्चन आ गया 10 नंबर का तो बिल्कुल ऐसे शुरू कर जाओ और लास्ट तक लिखिए, नहीं, बीच में कोई डायग्राम बना दिया, कोई पाई चार्ट बना दिया और कोई पॉइंट्स बना दिए। तो ये आपको अलग, कोई भी कॉपी होगी तो उसमें एक अलग कॉपी आएगी, तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। मेंस और प्रीलिम्स की बात कर ली, अब हम इंटरव्यू की बात करते हैं। 3 अटेम्प्ट में से ये पहली बार आप इंटरव्यू तक पहुंचे थे, कैसा एक्सपीरियंस था, क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, आपने कैसे टैकल किया उन क्वेश्चंस को? जी मैम, एक तो मैं, मेरे जो साथी अभी तैयारी कर रहे हैं तो उनके भी दिमाग में ये होता होगा कि इंटरव्यू तो बहुत बड़ा हुआ है, ऐसे मतलब आप जाओगे तो आपको क्या पता क्या पूछ लेंगे। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि आरपीसी का जो बोर्ड होता है उसमें बिल्कुल नॉर्मल आपके जो वातावरण होता है बिल्कुल फ्रेंडली आपके साथ में
होता है, तो उसका उसका कोई टेंशन नहीं। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि इंटरव्यू में प्रेजेंटेशन है, उसके लिए आप हमने क्या किया था कि एक 10 या 12 जनों का ग्रुप बनाए। उसमें ग्रुप में से लगभग 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 सेलेक्ट हो गए, एक दो की रैंक थोड़ी नीची है लेकिन लगभग हम सेलेक्ट हो गए। तो ग्रुप बनाने के बाद में हमने खुद प्रैक्टिस किया। हम दे देते थे टॉपिक कि आपको ये करके आना, फिर हम 4 जने ऐसे बोर्ड में बैठते, एक अध्यक्ष और 3 सदस्य। फिर बाहर से पूरा प्रोसेस होता कि आप आइए, अंदर आइए, बैठिए। फिर हम हर व्यक्ति का सूक्ष्म अवलोकन करके उसको बताते कि आपने यहाँ गलती की थी, आपने आते टाइम ये नहीं किया, आप बैठे थे तब आप हिचकिचा रहे थे, या फिर इस प्रश्न का उत्तर आप ये दिया जबकि ये देना था। तो इसका मुझे बहुत फायदा हुआ कि स्वयं बोर्ड में बैठ जाना, फिर दूसरे का इंटरव्यू ले रहे हैं। तो उसमें शुरू-शुरू में क्या है कि मैं एक बार शुरू-शुरू में ये हुआ कि मेरा पहला इंटरव्यू था, तो मैं कहीं एक बार मॉक देने गया, तो वहाँ परिचय पूछा, तो परिचय में हड़बड़ा गया था। तो ये स्वाभाविक है, कोई ऐसा शुरू-शुरू में होगा आपको, आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाओगे, आप हड़बड़ा जाओगे, तो ये इसमें डरने की बात नहीं है। अपने दोस्तों को अच्छे से 5-10 दोस्त हो, उनको ही बोर्ड में बैठा दीजिए और आप खुद एज ए इंटरव्यूअर की तरह आइए, इंटरव्यू दीजिए और फिर मॉक दीजिए। कहीं भी आपको लगे कि यहाँ मॉक चल रहा है, आप जाइए मॉक दीजिए। मुझे भी मॉक का बहुत फायदा हुआ, मैंने मॉक कोई छोड़ा ही नहीं। हर कोचिंग संस्थान जयपुर में जो था मॉक करा रहा था, मैं एक एक मॉक वहाँ देके जरूर आया था। तो इंटरव्यू में तो ये है कि आप अपना ग्रुप बना के उसमें मॉक दीजिए, फिर कहीं और मॉक दीजिए, तो फायदा जरूर है। ग्रुप बनाना और एक प्रोडक्टिव ग्रुप होना ये बहुत जरूरी है, आपके एग्जाम्पल से जी मैम। समझ में आ रहा है। अगर आप एक दो क्वेश्चंस हमारे साथ शेयर कर सके जो आपको इंटरव्यू में पूछे गए थे। जी मैम, मेरा इंटरव्यू था राजकुमारी जी मैम हैं, उनके बोर्ड में था। तो एक तो मेरा पृष्ठभूमि था कि मैं कांस्टेबल था, तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कांस्टेबल के कारण उनका एक जो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना कि कांस्टेबल से यहाँ तक पहुँचा है। दूसरा, मेरे को ऐसे ठीक ज़्यादा इतना हार्ड क्वेश्चन मुझे लगता है कि कोई ऐसा नहीं था। एक तो पुलिस से संबंधित क्वेश्चन पूछे कि आप कमिश्नरेट में हैं, तो कमिश्नरेट प्रणाली और सामान्य पुलिस प्रणाली में क्या अंतर होता है? कमिश्नरेट प्रणाली राजस्थान में कब से शुरू हुई थी? उस समय राजस्थान के सीएम कौन थे? आप पुलिस में अभी पुलिस में हो, तो आपने प्रथम प्राथमिकता आरपीएस को क्यों नहीं दी? हाँ, उनका अच्छा क्वेश्चन था, तो मैंने बताया कि जो आरपीएस में ठीक है, मुझे देनी चाहिए थी, लेकिन आरएस में जो कार्य विविधता है और कार्य क्षेत्र की जो व्यापकता है, वो उतनी आरपीएस में है नहीं। दूसरा एक सबसे अच्छा क्वेश्चन था, वो ये था कि मैम ने पूछा था, राजकुमारी जी ने पूछा कि ऐसे बिल्कुल फ्लो में चल रहा था और लगभग मेरा इंटरव्यू 20-22 मिनट चला था, तो मुझे लगता है कि 18 या 20 मिनट उस समय एक क्वेश्चन था कि ऐसे पूछा कि आप कहाँ बैठे? ये एक मतलब ऐसा क्वेश्चन था कि मैं खुद तैयार नहीं था, मैं थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने बताया कि मैम मैं आरपीसी में मान्य सम्मान्य बोर्ड के सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो फिर उनका क्वेश्चन था कि आरपीसी की कैसी बॉडी है? संवैधानिक है, तो संविधान में इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? फिर पूछा कि आरपीसी में आरपीसी को संवैधानिक दर्जा क्यों दिया गया है और भी कुछ अलग से क्या किया है इसने? तो वो मैं अच्छे से क्वेश्चन के उत्तर दे पाया। और फिर राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो मेरा पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए और फिर जिले से संबंधित कि बाड़मेर में अभी भी पानी की समस्या है क्या? वर्तमान में एक जल जीवन मिशन चल रहा है। दूसरा, जल शक्ति मंत्रालय किसके पास में है? राजस्थान से मंत्री थे, तो उन संबंध में पूछा। तो मोटा-मोटा ये था कि पुलिस से संबंधित मतलब आपका जॉब प्रोफाइल, आपका जिला और कुछ क्वेश्चन जैसे राजस्थान जीके के हो सकते हैं, ये पूछा। अ, ये तो हमने पूरी प्रिपरेशन की बात कर ली। हनुमान जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है। जी मैम, स्टडी आईक्यू का एक तो सबसे बड़ा जो है वो है कि करंट अफेयर्स का जो मैटर है बहुत ही अच्छा है, बहुत शानदार। दूसरा, इंटरनेशनल रिलेशन पर जो वीडियो आते हैं उसमें इंटरनेशनल रिलेशन और करंट अफेयर्स के संबंधित जो भी वीडियो थे वो मेरे एक बहुत हेल्पफुल साबित हुए। थैंक यू सो मच हनुमान जी फॉर इंटरैक्टिंग विद अस एंड शेयरिंग योर स्टोरी। हमें बहुत खुशी है कि आज आप आए और आपकी स्टोरी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेगी। थैंक यू सो मच एंड द एंटायर टीम विशेस यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम। मेरा पुनः स्टडी आईक्यू के पूरे परिवार को और पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और एक बार और थैंक यू कि आपने मुझे मंच प्रदान किया और मेरे इस जो जर्नी से यदि दो दो चार भाई और इंस्पायर होंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और सबसे बड़ी खुशी होगी कि आपने मुझे मंच प्रदान किया। थैंक यू सो मच।